नमस्कार दोस्तों। तो 29 जून की पीआईबी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम रियली सॉरी, मेरे मुंह से 27 जून निकल गया। 29 जून की पीआईबी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो एनालिसिस होगी उसमें हम कल यानी कि संडे था, तो संडे को एनालिसिस अपनी नहीं होती है, तो कल के आर्टिकल्स भी एक ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो 2 3 4 लगभग आर्टिकल्स हैं जिसको आज के टाइम में डिस्कस करना है। और 2 पीआईबी बैकग्राउंडर्स यहाँ पर हमारे पास हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो दोनों दिन का है, थोड़ा सा ये डिस्कशन हो सकती है लंबी चली जाए, तो आप इसमें साथ बैठिएगा। हालांकि आज जो मैंने नोटिस किया है, बहुत टेक्निकल कोई ऐसा आर्टिकल नहीं आया है। मतलब इट इज़ अ कोर फैक्ट बेस्ड, और मतलब कोर फैक्ट बेस्ड प्रेस रिलीजेस जो थे वही थे अपने आर्टिकल में। तो उससे रिलेटेड जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। ऐसा फैक्ट बेस्ड सिर्फ डेटा वेटा देख के क्या ही करेंगे, तो उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम ज़रूर से करेंगे। और उसका इम्पैक्ट क्या है वो वाला पोर्शन में थोड़ा सा जाएंगे। तो आज की जो पीआईबी एनालिसिस होगी उसमें आप थोड़ा सा समय निकालिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये, और इसको पूरा फॉलो करिएगा। नाउ वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपना ट्रिपल ट्रीट ऑफर लॉन्च किया हुआ है। ये ट्रिपल ट्रीट जो अपना ऑफर है, इसके अंदर आपको, अगर आप 2027 के एस्पिरेंट है और सपोज आपने 9 महीने का कोर्स खरीद लिया, तो 9 महीने के कोर्स खरीदने पर आपको 27 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। इसीलिए इसको ट्रिपल ट्रीट ऑफर कहा जा रहा है, यानी कि इंटू 3 सीधा सीधा हो जाएगा 999। 27 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 21,999 है। ठीक इसी तरीके से 12 मंथ की जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी जो है वो 36 महीने तक की होगी। इसका प्राइस 23,999 है। सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ट्रिपल ट्रीट ऑफर जो है वो 23 तारीख को खत्म हो जाएगा, यानी कि आज और कल ये ऑफर खत्म हो जाएगा। कल के बाद ये ऑफर दोबारा कभी रीइंस्टेट नहीं होगा। तो आप इसको जरूर से जरूर अवेल कर लीजिए। ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस ऑफर को अवेल करने की, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। और अगर अभी आप 30 जून तक अगर इसको अवेल करते हो तो इसके साथ आपको यूपीपीएससी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये एक अगेन आपके ऊपर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हो। तो नाउ लेट अस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कम बैक टू द टॉपिक। और अगर आप चाहते हैं कोर्स को ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। नाउ सबसे पहला आर्टिकल जो यहाँ पर हमारा है दैट इज डिजिटल इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने आपको पहले वाले आर्टिकल में भी, पहले भी आर्टिकल में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे देश के लिए वो डिजिटलाइजेशन है। क्योंकि अगर आप देखिए तो ये डिजिटलाइजेशन इज अ फर्स्ट स्टेप। आप अगर विकसित भारत 2047 की तरफ देख रहे हो तो उसका पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू क्रिएट अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वो डिजिटल डीपीआई जिसको कहते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना क्रिएट किए आप विकसित भारत 2047 का सपना देख ही नहीं सकते, आप एक विकसित देश बन ही नहीं सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिजिटल इंडिया को के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर हम बहुत अलग अलग स्कीम्स के बारे में भी देखेंगे या अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में भी देखेंगे। तो देखो, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि डिजिटल इंडिया को 11 साल हो चुके हैं। 10 साल, 11 साल, 15 साल, 25 साल, जब भी किसी इंडिया की बहुत फ्लैगशिप जो स्कीम्स होती हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं, उनको होता है तो उससे यूपीएससी हो सकता है घुमा फिरा के सवाल पूछ दे। हालांकि इट इज़ वेरी डाउटेड कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बनाएगा। मुश्किल है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाना, लेकिन मेंस के लिए यह आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस में हो सकता है वो आपसे इससे सवाल पूछ लें। तो यहाँ पर द कीवर्ड इज फ्रॉम कनेक्टिविटी टू फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। कनेक्टिविटी से टेक्नोलॉजी तक का जो पूरा सफ़र है उसके बारे में पूरा आर्टिकल रहा है। मैंने आपको ध्यान में हो तो एक बात बताई थी कि ये पहला स्टेप है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बोल रहा था कि ये पहला स्टेप है। कनेक्टिविटी जब आपके पास आएगी उससे आप फिर टेक्नोलॉजी तक पहुंचोगे। कैसे पहुंचोगे, इसको इस आर्टिकल को करने के बाद आपको वो समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। सबसे पहले डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है हमारा, वो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था और आज मतलब परसों यानी कि 1 जुलाई 2026 को इसके 11 साल पूरे हो जाएंगे। इसीलिए ये न्यूज़ में आया हुआ है। अब अगर हम इसके बारे में समझें थोड़ा सा, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था और 3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको, जिसको जैम ट्रिनिटी कहते हैं। बेसिकली पूरा ये डिजिटल इंडिया वाज बिल्ट ऑन द जैम ट्रिनिटी। कैसे? तो सबसे पहले अगर आप इसका शुरुआत देखोगे, सबसे पहले इसकी शुरुआत UIDAI से हुई थी। अब आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, आधार को जो मैनेज करती है अथॉरिटी उसको हम UIDAI कहते हैं, राइट? यूनिक आइडेंटिफिकेशन
अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी जो है वो पूरा आधार डेटा को आपके मैनेज करती है। इसको 2009 में बनाया गया था, और 2009 में जब इसको बनाया गया था तो इसका एम क्या था? इसका एम यही था कि हम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो पूरा है, पूरी आइडेंटिटी जो है उसको डिजिटल लेकर के जाएंगे। हालांकि उस समय 2009 में इस पूरी अथॉरिटी को तो बना दिया गया एंड बैकग्राउंड में ये लोग पूरा अपना काम कर रहे थे। फाइनली जब आधार एक्ट 2016 आया, जब पूरा बैकग्राउंड काम खत्म हो गया इनका, तब जाकर के आपके आधार कार्ड्स जो हैं वो बन पाए। आधार कार्ड बने, और आधार कार्ड का मतलब क्या है कि आपका पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाउड पर है, मतलब ऑनलाइन है। तो आधार कार्ड आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि फिजिकल, जैसे आप देखते हो फिजिकल कॉपी होती है, पासपोर्ट की फिजिकल कॉपी है, तो फिजिकल कॉपी आपसे डिमांड की जाएगी हर जगह। आधार का ऐसा कुछ फिजिकल कॉपी नहीं होता, ये तो हम बनवा के रख लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। भारतीय हम लोग तो थोड़ा सा वो माइंडसेट भी है कि नहीं हमारे जेब में होना चाहिए तभी फील होगा। लेकिन आधार को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, आपके पास सिर्फ आधार नंबर होना चाहिए। आप आधार नंबर बताइए, वो अगला आपका डिटेल निकाल लेगा। तो वो इसलिए इस पर्पज से क्रिएट किया गया था, और उसको लिंक हो बैंक अकाउंट से, इस पर्पज से क्रिएट किया हो ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे अब नाम है सरोज देवी, नाम से कोई बैंक अकाउंट है, तो वो आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बैंक अकाउंट सच में ऐसी कोई सरोज देवी है क्या, सच में एग्जिस्ट करती है क्या कोई सरोज देवी, तो वो आइडेंटिफिकेशन डबल चेक हो जाएगा। इसके लिए आधार को सबसे पहले क्रिएट किया गया था। बाद में उसके अलग अलग पॉलिटिकल रीजंस भी दिए जाते हैं, वो सब उसकी बात बाद में करेंगे। तो यहाँ से ही जो नींव थी डिजिटल इंडिया की वो रख दी गई थी। और 2015 में आप देखिए द प्लानिंग, 2016 में ये लोग लेकर के आए आधार एक्ट, और उससे पहले 2015 में डिजिटल इंडिया इन्होंने लॉन्च कर दिया। बिकॉज दे न्यू कि अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ये आधार वाधार का कोई मतलब नहीं होगा हमारे यहाँ पर। तो जैम ट्रिनिटी किसको कहते हैं? पहला जन धन फाइनेंशियल इंक्लूजन, दूसरा आधार डिजिटल आइडेंटिटी, एंड तीसरा मोबाइल कनेक्टिविटी। इन तीनों को जोड़ दें तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बन जाता है। कैसे? सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन की यहां पर चर्चा हो रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करोगे? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि हमारे रूरल एरियाज में भी जो लोग हैं उनको हम सबसे पहले तो बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर लेकर के आए। नाउ द प्रॉब्लम वॉज, द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज कि वो लोग बैंकिंग सिस्टम में आकर के उनका अकाउंट तो खुलवा दिया था। जैसे मान लो मैंने टारगेट दे दिया कि बैंक मैनेजर साहब आपको 20,000 अकाउंट खुलवाने हैं, तो गए गांव में मुखिया जी का है, मुखिया जी सबको पकड़ करके ले आइएगा, कल टेंट लगेगा, समोसा मिलेगा। तो मुखिया जी गए, सबको पकड़ करके ले आए समोसा खिलाने, और वहीं पर बैंक मैनेजर साहब ने कहा लाओ अंगूठा लगाओ, साइन मारो, तुम्हारा अकाउंट खुल गया, जाओ अब तुम्हारा अकाउंट खुल गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। क्या ये सच में फाइनेंशियल इंक्लूजन है? नो, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्यों नहीं है? द रीजन इज क्योंकि ऑल्दो यू हैव ओपन द अकाउंट, आपने उनका अकाउंट तो खोल दिया, बट दे डोंट नो अबाउट एनी सर्विसेज फ्रॉम दैट अकाउंट। उससे उनको फायदा क्या है, उससे उनको क्या, उनको कैसे जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं वो मिल रही हैं, गवर्नमेंट जो फायदा उनको बेनिफिट दे रहा है वो मिल रहेगा, उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। तो द रियल फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी डन थ्रू दिस जन धन फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम। और फिर इसको अब क्या था, तो हमने उनको पहले एजुकेट करना शुरू किया कि ऐसे ऐसे इसका हेल्प है, इससे आपको ये मदद मिलेगी, इससे आपको ये मदद मिलेगी। उसके बाद इसको आधार से लिंक किया रहे हो, तो आधार से लिंक करके आप आइडेंटिटी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो सरोज देवी नाम के 2 लोग हैं, 2 अकाउंट्स हैं, तो मैं चेक कर पाऊंगा कि क्या ये दोनों अकाउंट अलग व्यक्ति का है या ये एक ही व्यक्ति के 2 अकाउंट्स हैं, ताकि जब मैं बेनिफिट ट्रांसफर करूं तो वो सही व्यक्ति तक पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेनिफिट ट्रांसफर के लिए बहुत जरूरी है कि आइडेंटिटी उसकी डबल चेक हो जाए, इसलिए इसको डिजिटल आइडेंटिटी के लिए इसको इसमें ऐड अप किया गया। और फाइनली देन यू सी दी मोबाइल कनेक्टिविटी देयर। तो ये तीनों चीजें मिलकर के डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा बेस बनाते हैं, और डिजिटल इंडिया का पूरा बेस ही यही है। अगर हम इसके पिलर्स देखें तो देयर वर 9 पिलर्स अंडर डिजिटल इंडिया। पहले ब्रॉडबैंड क्रिएट करो, ब्रॉडबैंड हाईवेज को क्रिएट करो, जो अभी हम पढ़ेंगे भी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और ये सारे आप बिछाओ। उसके बाद यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, सबके पास पहले तो मोबाइल हो और फिर कनेक्टिविटी हो। तीसरी चीज़, अब इसके लिए आप देखो इसमें आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, प्राइवेट पार्टीज का भी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा लगेगा, इसीलिए वो पीपीपी मॉडल को फॉलो किया गया। ये पूरा अगर आप डिजिटल इंडिया देखो सो इट वाज पीपीपी मॉडल। ये आप ना इकोनॉमी में पढ़ोगे पीपीपी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का बहुत बड़ा उदाहरण है ये, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती थी। आप बीएसएनएल, कितने लोग बीएसएनएल यूज़ करते हैं? अगर इंटरनेट के लिए देखें कितने लोग आज की डेट में बीएसएनएल यूज़ करते हैं? मेरे पास तो ऐसा कोई डेटा नहीं है, आप चाहो तो इसको गूगल से निकालना, बहुत कम लोग, कुछ करोड़ लोग ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएगा।
तो इसलिए आपको पीपीपी मॉडल यहाँ पर फॉलो करना पड़ा। अब इसमें 9 इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तीसरा चीज़ क्या है? पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। चौथी चीज़ ई गवर्नेंस, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। ये 9 पिलर्स थे पूरे हमारे अपने डिजिटल इंडिया के। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो था वो यही था, द प्रोसेस, द ई गवर्नेंस, द ई क्रांति, द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। ये सब जो पिलर्स थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस डिजिटल इंडिया के लिए थे। अब इसको अगर हम सम डाउन करें तो ये 4 वर्टिकल्स में इवॉल्व हो जाते हैं। पहला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, सबके लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए। दूसरी चीज, गवर्नेंस एंड डिजिटल सर्विसेज, बढ़िया गवर्नेंस प्रॉपर हो पाए और डिजिटल सर्विसेज मिल पाए। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, उनको एजुकेट भी करो। एंड देन फाइनली आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ जाओ। तो पहले तो तुम बेसिक पूरा करोगे ना, पहले तुम ये करोगे कि भाई लोग डिजिटल मतलब कनेक्टिविटी समझ जाए, इंटरनेट समझ जाए, इंटरनेट आ जाए। उसके बाद उसको अवेयर हो जाए, बैंकिंग का ऐप वैप से यूज़ करने लगे, बैंकिंग सिस्टम को ऑनलाइन करने लगे, बाकी चीज़ों को, रेलवे टिकट बुक करना सीख जाए। सब मतलब ये सब बेसिक काम जब सीख जाओगे तब तो आप एआई की तरफ जाओगे, तब तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी ये सब समझोगे। तो मतलब पहले हमें ये सब क्रिएट करना, उसके बाद फिर हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ जाते हैं। तो आधार वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट बेस फॉर डिजिटल इंडिया इन इंडिया। तो डिजिटल इंडिया के लिए ये 3 चीज़ें, जैम ट्रिनिटी, इसको जरूर से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रही। अब आधार एक्ट आता है। आधार एक्ट कोर्ट में चैलेंज भी होता है कि आपको पता ही होगा, केएस पुत्तास्वामी का केस था। केएस पुत्तास्वामी खुद कर्नाटका हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने चैलेंज किया था कि ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है। क्योंकि और ठीक बात भी थी, प्राइवेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि आपका डेटा लिया जा रहा है और आपका डेटा एक अथॉरिटी को दिया जा रहा है जो इसको क्लाउड पर अपलोड करेगा, जिससे वो वहाँ से वो लीक भी हो सकता है। फिर क्योंकि ये डेटा आपका गवर्नमेंट के पास होगा तो गवर्नमेंट इसको तमाम अलग चीज़ों में यूज़ कर सकती है। गवर्नमेंट इसको आपके बिहेवियर को समझने में यूज़ कर सकती है। गवर्नमेंट इसको कास्ट, रिलीजन, इन सब चीज़ों को देखने के लिए यूज़ कर सकती है। तो गवर्नमेंट को सेंसस पर नहीं, सेंसस जो है गवर्नमेंट को सेंसस पर डिपेंड नहीं होना, बल्कि आधार के डेटा से भी उनका काम चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये सब जो है ये सम अप करके ये सीधा राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ वो मानते थे और इसलिए वो आर्टिकल 21 के अंडर उसको चैलेंज किया उन्होंने। वो कोर्ट पहुंचे, हालांकि कोर्ट ने इस पे जो डिसीजन था वो गवर्नमेंट के फेवर में दिया और उन्होंने आधार एक्ट को अपहेल्ड कर दिया। मतलब आधार एक्ट अपनी जगह पर ठीक है, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। बस उन्होंने एक सेक्शन को लिमिटेड यूज के लिए कर दिया, दैट वाज सेक्शन नंबर 57। ये सेक्शन नंबर 57 को बस उन्होंने लिमिटेड कर दिया, दैट वाज द होल आइडिया। उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन शुरू होता है। सबसे पहला जो फर्स्ट आधार होल्डर थी वो श्रीमती रंजना सोनावाने थी, जो कि तेम्भाली विलेज महाराष्ट्र की रहने वाली थी। ट्राइबल विलेज है एक, वो ट्राइबल विमेन थी। तो उनको पहला आधार कार्ड उनका बना करके दिखाने की कोशिश की किस तरीके से हम इंक्लूजन करेंगे, प्रॉपर इंक्लूजन करेंगे, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इन लोग को भी लेकर के आएंगे। और आज की डेट में जो डेटा आया था अभी रिसेंटली, मैंने आपको बताया भी था कि 99% जो आधार है वो बन चुका है। 99% लोगों का भारत के अंदर आधार बन चुका है। और अब जिसका नहीं बना है उससे ये भी पूछा जा रहा है क्यों नहीं बना है भाई, कहाँ थे आप। अब इसकी कुछ इसमें डेटा देख लीजिए, कुछ इसमें फैक्ट्स देख लीजिए। तो कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे इंप्रूव किया गया है? सबसे पहले भारत नेट जो है इसने लगभग 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर ले डाउन किए गए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। दूसरा, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स आप देखिए कितना तगड़ा इंक्रीज हुए हैं। जो मार्च 2026 तक का डेटा, इसको मैंने ऑलरेडी कवर भी किया है, तब मार्च 2026 तक का डेटा बताता है कि 106.58 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आज भारत के अंदर हैं। प्लस 5G जो है वो लगभग भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में 99.9% डिस्ट्रिक्ट भारत के ऐसे हैं जो 5G कवर के अंदर आते हैं, यानी कि 4.7 लाख टावर्स हैं। 4.74 लाख टावर्स 5G के लगा दिए गए हैं। जनधन अकाउंट्स खुलवाए गए हैं जिसमें डिपॉजिट जो है वो 15,670 करोड़ से बढ़ करके अब 2.94 लाख करोड़ आ चुका है। तो मतलब कि यूपीआई ने 10 साल में, फिर यूपीआई को 10 साल हो गए,
तो ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ अ कंट्रीब्यूशन एंड दिस शोज कनेक्टिविटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका डेटा आप मत याद रखिएगा, लेकिन भारत नेट, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर, जनधन अकाउंट्स, बस आप इतना भी लिख दोगे तो मेंस में आपका काम चल जाएगा। एटलीस्ट आप दिखा पाओगे कि कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव हुआ। और अगर आपका क्वेश्चन फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा है कि मुझे समझाओ कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, तो आप ये वाला जैम ट्रिनिटी और ये पोर्शन अच्छे से लिखोगे। उसके अंदर यहाँ पर डेटा भी आप डालोगे अगर आपके पास डेटा है। और डेटा जरूरी नहीं है कि आप एकदम पॉइंटर्स में ऐसे डालो, ऑलमोस्ट करके। अब जैसे 99.99% है, 99.9% है, तो ये तो डेटा मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये तो याद रहेगा मुझे। इसके अलावा जैसे 106.58 करोड़ है, तो आप बस इतना लिख लो, इसको परसेंटेज में डिवाइड करके लिखो, इतना % लोग भारत में आज भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसे करके आप कर सकते हो। फिर इससे ई गवर्नेंस जो है उसको इंप्रूव किया गया है। तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट, जैसे डिजी लॉकर को क्रिएट किया गया है, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखते हो, और इसके तहत कई सारे डॉक्यूमेंट्स इशू भी हुए हैं। उसके बाद उमंग प्लेटफॉर्म है। उमंग प्लेटफॉर्म में पहले ये बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको सर्विसेज दी जाती हैं। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी सर्विसेज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सर्विसेज हैं। जब ये शुरू हुआ था तो 166 सर्विसेज थी इसमें 2017 में। आज की डेट में इसके अंदर 2572 सर्विसेज इसमें हैं, और 3.9 करोड़ ट्रांजैक्शन से आज हम 796.69 करोड़ ट्रांजैक्शन पर पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सेक्टर्स में अगर हम देखें तो ई संजीवनी लॉन्च किया गया। उसके अलावा कोविन ऐप बनाया गया। दीक्षा प्लेटफॉर्म जो कि एजुकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, वो है। फिर पोषण स्कीम है, पोषण ट्रैकर स्कीम है। पोषण स्कीम को ट्रैक करने के लिए, जो बेनिफिट ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर लगाया गया, जो कि आंगनबाड़ी सेंटर 3.35 लाख आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, उसमें दिया गया। 8.9 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं उसके। सो इस तरीके से हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत की कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हैं और भारत को लगातार विकसित भारत की तरफ लेकर के जा रहे हैं। दैट कम्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। इंडिया वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है भारत। और ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया ये हो पा रहा है। प्लस ग्लोबल लीडरशिप के अंदर अगर आप देखो तो 24 देशों के साथ हमने DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए MOUs किए हैं। 23 देशों के साथ भारत ने इंडिया का DPI फ्रेमवर्क शेयर किया है। इंडिया स्टैक ग्लोबल एंड ग्लोबल DPI रिपोजिटरी लॉन्चेस इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। सो मतलब द आइडिया इज कि आप डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल करके इतना सारा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो, विच इज अल्टीमेटली डूइंग व्हाट, ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर आपको काफ़ी ऊपर लेकर के जा रहा है। तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन बनेगा इससे, वो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जो सवाल इससे बनेगा वो इस तरीके का बन सकता है कि वो आपसे पूछेगा कि हाउ डिजिटल इंडिया हैज़ हेल्प्ड इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन, या फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्रिएटिंग अ DPI इकोसिस्टम, या जनधन, या ये पूरा जैम ट्रिनिटी कैसे लेज द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इंडिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ऐसा कुछ समझाने वाला इसमें नहीं है। ये तो आप जितना मैंने बोला उतना आप भी बोल सकते हो, लेकिन इसको कनेक्ट करने का इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा और क्या क्या उसके अंदर लिखूंगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और PDF आपको मिल ही रही है, डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर ही लोगे, उसमें तो आप तेजी हो। उसके नेक्स्ट जो अपना आर्टिकल है दैट इज अबाउट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, दैट इज शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन चल रहा था और उसके अंदर रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब नाम से आप समझ ही गए होंगे, रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल क्या करेगा? इट इज एन AI बेस्ड ऑडिट पोर्टल, इंटरनल ऑडिट पोर्टल। ध्यान रखिएगा, इट इज डूइंग एन इंटरनल ऑडिट, यानी कि डिपार्टमेंटल ऑडिट। तो रूरल डेवलपमेंट विभाग जो है उसका ऑडिट अब AI बेस्ड ऑडिटिंग उसकी होगी। फायदा क्या है इसका? सबसे पहले कि अब AI पावर्ड ऑडिट्स होगी। कहा जाता है ना कि जब मैनुअल काम आप करते हो, मैनुअल ऑडिटिंग मान लो कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो, तो उसमें एक तो आपसे भी एरर हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मतलब फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा हो गया, आपने किसी का इग्नोर कर दिया, किसी की कैलकुलेशंस को इग्नोर कर दिया, किसी की प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया, किसी की पकड़ लिया, वो फेवरेटिज्म वाली चीज़ आ जाती है। प्लस उसमें एरर्स भी होंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब AI जब इस पूरे ऑडिटिंग के प्रोसेस में आ जाएगा तो AI नहीं देखेगा कि किसके चाचा का लड़का है, किसका भतीजा है।
एआई तो हर इरेगुलरिटी को पकड़ेगा, एरर कम होगा। कम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ सिस्टम, इट इज अ मशीन, इट माइट जनरेट सम एरर्स, वो हो सकता है, देयर इज नो डाउट इन इट, एंड आई ऑल्सो प्रमोट दिस कि दैट देयर कैन बी सम डाउट्स इन इट, ठीक है। तो एआई रूरल इंटरनल ऑडिट से सिंपल मेरा काम क्या हो रहा है, मेरा काम एक तो बढ़िया किस चीज़ के लिए है, क्योंकि एआई ऑडिट जो हो रही है उसमें मैं एरर फ्री ऑडिट कर पाऊंगा। दूसरा चीज क्या हो पाएगा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस क्योंकि एआई है तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू सजेस्ट सम ऑफ द थिंग्स कि इसको यहाँ यूज कर सकते हो, इस फंड को यहाँ यूज कर सकते हो, तो वो बेटर गवर्नेंस के लिए भी अच्छा है। अब ये पूरा जो एआई ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, इसमें क्या होगा कि आपके पास जितनी ऑडिट रिपोर्ट है आप उसको अपलोड कर दोगे। ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करोगे तो वो पूरा डेटा जो है वो डेटा को चेक करेगा, एआई जो है वो पूरा ऑटोमेटेड डेटा एनालिसिस करेगा और उसके बाद वो पैटर्न रिकॉग्निशन करके आपकी रिपोर्ट्स निकालेगा। तो सबसे पहले इसको हम यूज़ करेंगे फाइनेंशियल ऑडिट्स में। दूसरी चीज़, पब्लिक सेक्टर डिलीवरी को और बेटर और इफेक्टिव बनाने के लिए काम आएगा। तीसरी चीज़, फ्रॉड जहाँ कहीं भी होगा तुरंत वो सिस्टम जनरेटेड वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा सिस्टम में। प्लस डिसीजंस जो हैं उसमें आपको सपोर्ट करेगा कि इसको ऐसे नहीं, इस प्रोग्राम को ऐसे हमें करना चाहिए, इस प्रोग्राम को हमें ऐसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ एलोकेट करना चाहिए, वो सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करेगा और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में तो हेल्प कर ही रहा है, उसी के लिए तो बनाया गया है रूरल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। दिस इज व्हाट द इंटरनल दिस इज हाउ द रूरल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज गोइंग टू हेल्प, ऑडिट पोर्टल इज गोइंग टू हेल्प। सबसे पहले कि आपकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को ये तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा। दूसरी चीज, उसका तुरंत एक्शन देगा। ऐसे तो पड़ी रहती है, फाइल हो रहा है ऑडिट, चल रहा है ऑडिट, कोई मतलब ही नहीं, तो उसका करेक्टिव एक्शंस, टाइमली करेक्टिव एक्शंस प्रोवाइड करेगा। ये पूरी डिसीजन मेकिंग जो है वो डेटा ड्रिवन होगी। एंड सबसे बड़ी चीज है कि डिजिटल ऑडिटिंग होगी तो पब्लिक एक्सपेंडिचर और इम्प्रूव हो पाएगा, यानी कि वो आपको सजेस्ट करेगा कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इतना पैसा यहाँ पर डालो, इतना पैसा यहाँ पर डालो, इतना पैसा यहाँ पर डालो। कभी आप खुद ट्राई करना, अगर आप खुद का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आप अपनी, मान लीजिए पैसा जो आपके पास आ रहा है कि मेरे घर से इतना पैसा आ रहा है, इस पैसे का मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी सेविंग करूँ कि मैं 10 साल बाद घर खरीद लूँ, मैं इतना इस पैसे में ये करूँ कि मैं ऐसे इतना खा लूँ, मैं 2 टाइम ये खा लूँ, पनीर खा लूँ, 2 टाइम जो है जूस पी लूँ, मतलब आप उसको प्रॉम्प्ट दीजिए, वो आपको क्रिएट करके दिखा देगा पूरा सिस्टम। तो इस चीज, ये इसी की बात हो रही है कि यहाँ पर इसको यूज किया जाएगा। प्लस मैनुअल एरर्स को और कंप्लायंस को इंप्रूव करेगा, मैनुअल एरर्स को कम कर देगा। सबसे बड़ा इसकी जरूरत जो है वो गवर्नेंस सपोर्ट में है, तो सपोर्ट देगा गवर्नेंस के अंदर, जिससे गवर्नेंस इंप्रूव हो सके, जो हम जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैक करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको किया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उसको प्लान करेगा। फिर पॉवर्टी एलिविएशन, लाइवलीहुड जनरेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज द मेन एजेंडा फॉर क्रिएटिंग दिस इंटरनल ऑडिट। तो बहुत फैक्चुअल सा आर्टिकल था, आपको सिर्फ वही मैंने फिर कहा कि वही कनेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कनेक्शन आप अच्छा रखोगे तो उससे होगा। अब हो सकता है वो घुमा फिरा करके आपसे इसी क्वेश्चन को कुछ घुमा फिरा करके पूछ दें रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल के बारे में, या हो सकता है कि उनका मूड खराब हो जाए तो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो हो सकता है वो, अब इससे कई बार मिनिस्ट्री भी आजकल पूछने लग गए हैं कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नाम में ही रूरल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने AI इनेबल्ड रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल जनरेट किया है। Okay, next article is the Prime Minister honored by the Cyprus। तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री साइप्रस गए थे, तो वहां पर साइप्रस के प्रेसिडेंट ने उनको ऑनर किया विद द गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। अब गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से ऑनर किया, ये प्रेसिडेंशियल डिस्टिंक्शन है। अब ये पहली चीज तो ये हो गई कि इंडिया और साइप्रस के रिलेशंस पुनः स्थापित करने का ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास है, जो इंडिया साइप्रस के रिलेशंस है उसको पुनः स्थापित। दूसरी चीज, इंडियाज फॉर्मल एंट्री इनटू द यूरोप, इस गेटवे के लिए साइप्रस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम की हाईलाइट इसके देखें तो दिस शोज दैट इंडिया इज वेरी 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 अग्रेसिवली इंप्रूविंग इट्स रिलेशन विद साइप्रस। भारत साइप्रस के साथ अपने रिलेशन को बहुत अग्रेसिवली इंप्रूव कर रहा है। दूसरी चीज, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है पीस डिप्लोमेसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो रिकॉग्नाइज
किया साइप्रस ने कि इंडिया ग्लोबल लेवल पर कैसे पीस को इंश्योर करता है। तीसरी चीज़ कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए साइप्रस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो साइप्रस के साथ अब आप ट्रेड देखोगे, आप मैरीटाइम ट्रेड देखोगे, डिजिटल इनोवेशन, एजुकेशन, इन सारे में आप एमओयूज कुछ होते हुए दिखाई देंगे। और फिर ये दिखाता है कि कैसे पीपल टू पीपल टाइज को भारत प्रमोट करता है। तो इंडिया साइप्रस के रिलेशन में ये पहली बार जो डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप हुए थे वो 1962 में हुए थे। और अभी अगर हम देखा जाए तो आज की डेट में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मैरीटाइम कॉपरेशन, एजुकेशन, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और कल्चर के रिलेशंस हैं हमारे बीच में। नाउ व्हाई साइप्रस इज सो स्ट्रैटेजिक और प्रधानमंत्री वहाँ पर विजिट क्यों करते हैं? इसका सिंपल सा बहुत कारण है, दैट इज द लोकेशन ऑफ साइप्रस। साइप्रस इज लोकेटेड इनटू द ईस्टर्न मेडिटेरियन और यूरोप, एशिया और वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और यूरोप के लिए साइप्रस एक गेटवे है। इस पूरे ट्रेड कनेक्शन के लिए साइप्रस एक गेटवे की तरह काम करेगा एंड इट इंश्योर्स द एक्सेस ऑफ इंडिया विद द यूरोपियन नेशन इन द यूरोपियन नेशंस, प्लस इंडिया इंगेजिंग इन द यूरोपियन नेशंस। इंडिया लगातार यूरोप के साथ इंगेज कर रहा है। तो ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन में 2004 में साइप्रस ज्वाइन हुआ था और वहाँ पे इसीलिए हमारे लिए साइप्रस के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करना बहुत अच्छा साबित हो सकता है। हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि भारत ने लगातार अपने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स को यूरोप में बढ़ाने की कोशिश करी है, यूरोप को साधने की कोशिश करी है। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज इंडिया इज सीइंग कि यूरोप, यूएस एंड यूरोप, दे आर बिकमिंग वेरी वेरी ऑफ चाइना। वो चाइना को लेकर के बहुत कंसर्न है क्योंकि उन नेशंस को ऐसा लगता है जब चाइना इज ड्रेनिंग देम एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो चाइना इज ट्राइंग टू ड्रेन देम। चाइना इज ट्राइंग टू टारगेट दिस सेक्टर, जो भी यूरोपियन सेक्टर्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा तुम गाड़ी में बहुत आगे हो, चलो गाड़ी हम भी बना लेंगे। अच्छा तुम इसमें बहुत आगे हो, हम भी बना लेंगे। तो चाइना उस तरीके से उस पूरे माइंडसेट के साथ काम करता है। तो वो थोड़ा सा मतलब दे हैव फ्राउन आइज टुवर्ड्स चाइना, वो बहुत चाइना को एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ में। इंडिया है सीइंग दिस कि यूरोप में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है चाइना के साथ। तो वहाँ पर वो जो स्पेस है, छोटा सा स्पेस है, उसमें भारत कहीं ना कहीं यूरोप में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए आप देखो बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स के साथ, बहुत सारे यूरोपियन नेशंस के साथ इंडिया लगातार इंटरैक्ट कर रहा है। और क्योंकि इंडिया ब्लू इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी पोजीशन रखता है। ब्लू इकोनॉमी मीन्स मतलब बेसिकली इट इज रिफरिंग टू द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन एंड मैरीटाइम रिसोर्सेज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इसमें शिपिंग सेक्टर आ जाता है, फिशरीज आ जाता है, मैरीटाइम, रिन्यूएबल एनर्जी, कोस्टल टूरिज्म और मैरीन बायोटेक्नोलॉजी, ये सब जो है वो ब्लू इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। मतलब आप ओशियंस को का सस्टेनेबल यूज कर रहे हो, आप पानी का सस्टेनेबल यूज कर रहे हो, जिससे वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो प्रमोट हो ही हो, लेकिन वहाँ का जो ओरिजिनल सेल्फ है जो ओशियंस का वो ख़त्म ना हो, तो वहाँ की जो मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म ना हो। तो इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैरीन बायोटेक्नोलॉजी, कोस्टल टूरिज्म, शिपिंग, फिशरीज, ये सब जो है वो ब्लू इकोनॉमी के अंदर आता है। तो और ब्लू इकोनॉमी में भारत का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन ओशन, भारत के पास एक खुद का बहुत बड़ा एक्सेस है पानी का, दैट इज इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल। सो उसको देखते हुए, उसके लिहाज से भारत ब्लू इकोनॉमी में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब अगर आप चाहो तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा और जाकर के इसको सर्च कर सकते हो, एक होमवर्क के तौर पर ले सकते हो कि भारत ब्लू इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन करता है, हाउ इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग इनटू द ब्लू इकोनॉमी, व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ब्लू इकोनॉमी एंड व्हाट प्लेस इंडिया इज, और क्यों इतना रिस्पेक्ट मिलता है इंडिया को ब्लू इकोनॉमी के लिए, वो आप देख सकते हो। अब ये विजिट का पूरा सिग्निफिकेंस क्या था कि इंडिया यूरोप और मेडिटेरियन तक पहुंच चुका है और लगातार इंडिया जो है अपनी डिप्लोमेटिक प्रोफाइलिंग है उसको इम्प्रूव कर रहा है, रीजनल स्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी और इन सबको वो इम्प्रूव कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नाउ कमिंग टू दी लास्ट पार्ट, और ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है, दैट इज़ अबाउट DRDO। अब DRDO इम्प्रूविंग साइंटिस्ट, DRDO फाइनेंशियल डेलीगेशन रिफॉर्म, हुआ क्या है, सिंपल सा आर्टिकल मैं आपको समझा देता हूँ। DRDO को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए ऑटोनॉमी दी गई है, एज इट इज, एज दिस, मतलब एज सिंपल एज दिस। पहले क्या था, ओल्ड सिस्टम क्या था कि साइंटिस्ट हैं, अब साइंटिस्ट की कोई रिक्वायरमेंट है, राइट, साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है, उनको एक्सपेरिमेंट में कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, वो अपनी एक स्लिप से डिमांड रेस करके DRDO के हेडक्वार्टर भेजते थे। DRDO के हेडक्वार्टर से वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जाता था, वहाँ से बहुत महीने आप वेट करो। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब कोई चीज़ पहुँच रही है तो आप समझ रहे हो एक मिनिस्ट्री में पहुँच रही है,
तमाम प्रोक्योरमेंट्स, तमाम चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पहुंचती हैं। मंत्री जी के पास पता नहीं कब समय होगा कि वो उसको साइन करेंगे, वो उसको अप्रूव करेंगे। मंत्री जी क्या, उनके सेक्रेटरी के पास नहीं टाइम होता कि वो उसको स्टडी करके मंत्री के पास फाइल भिजवाए। तो महीनों का इंतजार और उसके बाद फाइनली उसका अप्रूवल मिलता था। इससे क्या होता था, हमारा टेक बहुत पीछे हो जाता था। वी यूज्ड टू हैव वेरी आउटडेटेड टेक। इसीलिए आप देखो दुनिया 6th जनरेशन पर पहुंच गई है और हम अभी 4.5 जनरेशन पर हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। और उसका सबसे बड़ा रीज़न, बहुत सारे जो एयरफोर्स के मार्शल्स और एयर चीफ मार्शल्स वगैरह होते हैं वो बोलते हैं कि क्योंकि अप्रूवल्स बहुत लेट में आते हैं, क्योंकि हमारा इंडिजिनस प्रोग्राम इतना लेट चल रहा है। तो और वो लेट क्यों चलता है, पैसा, एज सिंपल एज दिस। पैसा नहीं मिलेगा तो लेट चलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो वो डिलेड प्रोजेक्ट्स एंड डिलेड आउटडेटेड टेक एंड डिलेड प्रोजेक्ट्स, दैट इज लीडिंग टू द प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इसको सॉल्व करने के लिए एक पूरा फिनेंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पर प्रोवाइड की गई। फिनेंशियल ऑटोनॉमी में क्या है, तो सबसे पहले अब साइंटिस्ट को जो डिमांड्स हैं उनकी, वो सीधा डीआरडीओ की एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना दी जाएगी, वो लेगा। यानी कि एक मतलब उसमें जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं वो जो डीआरडीओ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो फाइनेंशियल डिसीजंस लेगी। अब इनको मिनिस्ट्री तक भेजने का जो पूरा वो लंबा सा चेन था उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अथॉरिटी पर भेजिए, उनको लगता है वो तुरंत अप्रूव कर देंगे। तो वो अप्रूवल क्या होगा, ऑब्वियसली फास्ट होगा, क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट में जा रहा है। अब मुझे पता है, वैसे मेरे घर में 2 डिपार्टमेंट हैं लेट्स से, तो एक डिपार्टमेंट है एजुकेशन, एक डिपार्टमेंट है किचन, राइट। मैं पढ़ा तब पाऊंगा जब मैं खाना खा पाऊंगा। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी खाना, मेरी क्लास है 6 बजे और तुम मुझे खाना जो है 5 बजे आप दे दो, तो मैं खाऊंगा और तुरंत एनर्जी लूंगा, 6 बजे क्लास। मम्मी को पता ही इसकी 6 बजे क्लास है और ये खाना खाएगा, तो वो तुरंत उन्होंने खाना मुझे सौंप दिया। अब अगर ये चेन ऐसी होती कि मुझे क्लास है, खाना खाना है, तो मैं मम्मी से बोलूँगा, मम्मी की दूसरे घर में बोलेंगी, फिर वो मेरी मासी को बोलेंगी वहाँ से खाना बन के आना। मेरी मासी को नहीं पता कि इसकी क्लास है, इसलिए मुझे जल्दी खाना बना के इसको भेजना 6 बजे, वो आराम से 8 बजे भेजेंगी। पता चला बेहोश हो गए, गिर गए क्लास में। तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा सीरियसली ली जाएगी, क्योंकि वो डीआरडीओ की ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर होगी, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि दे आर वर्किंग ऑन व्हाट थिंग एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। दे आर द राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो वो मतलब R&D फास्टर हो पाएगी और आप अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर पाओगे। तो बेनिफिट्स क्या हैं, डिसीजंस फास्टर होंगे, प्रोजेक्ट्स को टाइमली मैनर में किया जाएगा पूरा। फिर ऑटोनॉमी जो है, मोर ऑटोनॉमी फॉर साइंटिस्ट, प्लस पेपर वर्क जो है एकदम कम हो जाएगा और एफिशिएंसी इससे इंप्रूव हो जाएगी। ये था। तो इसमें इन्होंने डेलीगेशन, मतलब क्या होता है डेलीगेशन, इसमें फाइनेंशियल पावर्स को डेलीगेट किया गया, यानी कि मिनिस्ट्री ने ये पावर जो है किसको दे दिया, ये पावर अब डीआरडीओ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे दिया। तो इसी को डेलीगेशन कहते हैं, वेयर यू गिव द अथॉरिटी टू लोअर ऑफिसर्स टू अप्रूव एक्सपेंडिचर विद इन दी स्पेसिफाइड लिमिट्स। तो अब जैसे एग्जांपल है, मान लो जो डायरेक्टर है वो 10 करोड़ तक का उनको लिमिट दे दिया गया कि 10 करोड़ तक का खर्चा आप कर सकते हो। तो अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर 10 करोड़ तक की कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी तुरंत उसके ऊपर अप्रूवल्स दे पाएंगे, या नहीं देना है तो नहीं दे पाएंगे, सीधा बोल देंगे। तो ये चीज़ एक बेटर हो जाएगी डेलीगेशन से, और इसीलिए डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में, सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स में नहीं, हर चीज़ में, इवन इन द लेजिस्लेचर ऑल्सो डेलीगेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज की पीआईबी एनालिसिस के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चारों आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।